क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम भारतीय अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। देश विदेश में भारत की चमक हर जगह झलकती है। लेकिन एक ऐसा सच जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वो ये है कि इस महान देश का नाम भ्रष्टाचार की सूची में काफी आगे है। भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकास के लिए भेजा गया 1 रुपया जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे तक ही रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। लेकिन कहते हैं ना कि विधि का विधान भी ऐसा है कि जहां बुराई होती है वहां उसका विनाश करने वाला भी होता है। सैनिक सिर्फ वो नहीं जो गोला बारूद से अपने देश और देशवासियों की रक्षा करता है। सैनिक तो वो लोग भी होते हैं जो विपरीत हालातों में भी भारत सरकार या प्रशासन के अधीन रहकर माफियाओं के भ्रष्टाचार का खुलकर सामना करता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे अफसर सत्या सिंह चौहान की ईमानदारी की वीर गाथा को बयान करने वाले हैं। क्राइम अलर्ट ऐसे सच्चे और निडर अफसरों और उनके परिवारों को झुक के सलाम अदा करता है। ऐसे अफसरों की वजह से ही भारत आज एक महान देश बना है। आइए सत्या की इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। यार, तुम्हारी मैडम ने तो बवाल मचा के रख दिया। एक बात बता, तुमने कभी ऐसी सड़कें देखी है जिनमें खड्डे ना हो? मैंने तो नहीं देखा कभी। बोलती है टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो हम क्या करें मिश्रा जी? एक बात सोचो, अगर हमने सच में सही से रास्ते दे दिए तो हमारा क्या होगा? अगर हर 2-3 महीने में खड्डे नहीं होंगे तो रिपेयर कैसे होगी? वो रिपेयर नहीं होगी तो हम क्या कमाएंगे? अगर हम नहीं कमाएंगे तो तुम्हारा 10% कहाँ से मिलेगा? क्यों मिश्रा जी, कुछ गलत बोल दिया क्या? गुप्ता बाबू, बोल आप बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अरे ऐसे ऑफिसर ना पूरे सिस्टम का माहौल खराब करके रख देते हैं। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो आपको ब्लैकलिस्ट करने वाली है, आपका लाइसेंस तक कैंसिल करने वाली है। अरे वो क्या हमें ब्लैकलिस्ट करेगी? हमने अपना चमत्कार दिखा दिया। क्या बात कर रहे हैं? चलिए अंदर फिर देखें आपका चमत्कार। मैडम जी, जो गुप्ता जी आए आपसे मिलने। गुप्ता जी, आप जैसे रास्ते बनाते हैं उन खड्डों में कभी कभार रास्ते नजर आते। देखिए मैडम जी, ये सब पाठ हमें मत पढ़ाइए। आप जैसे अफसर बहुत देखे, आते सरकार की मर्जी से हैं और जाते हमारी मर्जी से हैं। मैडम जी आपके लिए। सही कहा आपने। रुको, जब तक मैं ना कहूँ ये लिफाफा नहीं खुलेगा। क्यों मैडम, ऐसा क्या है इसमें? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर ऑर्डर? पर आपको कैसे पता? अभी तो मैंने इसे खोला भी नहीं है। जब तक ये लिफाफा खुलेगा तब तक मैं गुप्ता की फाइल क्लोज कर दूंगी। गुप्ता जी, मेरा लिफाफा खुलने से पहले मैंने आपकी फाइल बंद कर दी।
अरे मैडम जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। देखिए हमारी शादी हो गई, अगर पत्नी नहीं देख ली तो खामखा बवाल बच जाएगा। मैडम जी आप वही है ना सत्या सिंह चौहान, अडर की पत्नी? अब क्या करें, 6 महीने बाद दर्शन दोगे तो ऐसे ही होगा ना। अच्छा, तो और कितनी लड़कियां हैं जो इस तरह से चिपकती हैं? वैसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमसे चिपकना चाहती है, लेकिन पिछले 7 सालों से तो हम सिर्फ एक ही से। भौजी खुश रहो बेटा। मम्मी, अरे कैसा है मेरा राजा बेटा? मम्मी आप आ गई? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मम्मा मुझे वेजिटेबल्स नहीं खाना। आदि बेटा आज खा लो, कल ना मम्मी आपकी फेवरेट डिश बनाएगी। तो इस बार कितने दिनों के लिए आई हो? मैं भी क्या पूछ रही हूँ। माँ इस बार ना मैं बहुत लंबे समय के लिए आई हूँ। वो क्या है कि इस बार मेरी पोस्टिंग डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से हुई है। 1 साल तक तो कोई हमें हिला नहीं सकता। वैसे मैं ही एक हूँ जो बहू के होते हुए बहू का सुख नसीब नहीं होता। अब सत्संग में सारी औरतें अपने बहू की बुराइयां करती रहती हैं। अब तुम तो मेरे पास रहती नहीं हो, तो मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में। हाँ भाई, ये तो बहुत अफसोस वाली बात है कि एक सास अपनी बहू की बुराई ना करे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। बड़ी जालिम हो तुम। एक तो 6 महीने बाद आई हो, ऊपर से पास आने में इतनी फुटेज खा रही हो। एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? दूसरों की बीवियां उनके साथ होती हैं, उनका घर संसार संभालती हैं, और एक हम हैं कि हार्डली साथ होते हैं। अगर मुझे ऐसी बीवी चाहिए होती तो मैं वैसे ही घर गृहस्थी वाली लड़की से शादी करता, किसी शेरनी से शादी नहीं करता। सच कहो ना, जब तुम दूर से आती हो ना और गरीबों में तुम्हारा आदर सत्कार देकर मेरा सीना गर्व से फूल जाता है और मैं कहता हूँ, वो देखिए आ रही है हमारी मैडम जी, हमारी पत्नी IAS ऑफिसर सत्या सिंह चौहान। गर्व है हमें, फक्र है, लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानते। सचमुच मैंने ना बहुत पुण्य किया होगा तो तुम जैसा पति पाया। अच्छा, तो समय आ गया है कि तुम अपने अच्छे कर्मों का फल भोगो। 6 महीने की कसर है मैडम जी, अच्छे से निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। मैडम जी आपका जिले में और डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ 2 ही चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ, एक तो फुर्ती और दूसरी ईमानदारी। हम सभी सरकारी ऑफिसर्स हैं और हमारा काम बच्चों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। बच्चों की स्कूली सुविधाओं में या फिर उनके मिड डे मील में यदि कोई भी धांधली पाई गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुबे जी, काम की शुरुआत हम इंस्पेक्शन से करते हैं। मैडम जी आज ही आपने चार्ज संभाला है,
और आज इंस्पेक्शन भी करना चाहती हैं। आपसे पहले जो अफसर थे यहाँ 2 साल से, वो कभी इंस्पेक्शन पर नहीं गए। क्या नाम था उनका? जी रूपम चौधरी। मेरा नाम सत्या सिंह चौहान है और मेरा काम करने का तरीका अलग है। चाहिए गाड़ी निकालिए। पांडे, गाड़ी निकाल। औरत के आसार ठीक नहीं लग रहे। आइए मैडम, आइए। आइए मैडम। मैम जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आपने सूचित किया होता तो आपके स्वागत की तैयारी करते। अरे मैं कोई मिनिस्टर थोड़ी हूँ जो आप स्वागत की तैयारी करते, बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। चलिए पहले मैं आपका किचन देखूंगी जहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील बनता है। हटिए। ये दाल है। मैडम जी हम अपने बच्चों को बहुत साफ सुथरा और पौष्टिक आहार देते हैं। मैडम जी बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा तो लीजिए, आप भी इसे बड़े चाव से खाइए ना। खाइए। अरे आप खा क्यों नहीं रहे? इस खाने को इंसान तो क्या कोई जानवर भी ना खाए। और दुबे जी आप तो अपनी ड्यूटी खूब निभा रहे हैं। चल के सारी फाइलें निकालिए, कॉन्ट्रैक्टर पर चार्ज लगाइए और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए। मैडम जी आप इतनी सी बात का हीट ले रही हैं। दुबे जी आपको ये इतनी सी बात लग रही है? उस कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि वो बच्चों को द बेस्ट क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करे। जब सरकार की तरफ से पैसे देने में कोई कोताही नहीं, तो फिर बच्चों के भोजन में मिलावट क्यों? आप उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली कैंसिल करेंगे। इतना आसान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना। कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर? मंत्री निर्मला प्रसाद के बाहुबली है माखनलाल बच्चन। उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। कहती हैं मिलावट है। मूर्ख कितनी बार कहा है कि आधा दूध आधा पानी मत मिला। अरे 1 हिस्सा दूध का और 3 हिस्सा पानी का, और माफ करिए मैडम। क्या है दुबे जी, यूरिया बनाने से दूध में गाढ़ापन रहता है और सफेदी भी बनी रहती है। अब ये गरीब बच्चों को शुद्ध दूध पिलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे ना। दीजिए दूध पीजिए। अरे डरिए नहीं, हम अपने लोगों को प्योर दूध पिलाते हैं। पीजिए। वैसे मैडम का नाम क्या बताया है? सत्या सिंह चौहान। चलो नाम में ही सत्या है। ये लेडी 100% ईमानदार ही होगी। और हमको ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। क्या है ये ईमानदार लोग देश की उन्नति में बड़े काम आते हैं। हाँ दुबे जी समोसा खाइए। अरे भाई यूरिया माप पे डालो। क्या है दूध में अगर यूरिया ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाता है। आपकी बुक्स में है। और ये पानी की बॉटल। हाँ नमस्कार मैडम जी, माई सेल्फ माखनलाल बच्चन। वैसे अमिताभ बच्चन साहब से कोई संबंध है नहीं, पर ऐसा सुना है कि उनके फूफा जी हमारे ही गांव के थे। अरे बाबूजी माता पिता के चरणों में तो स्वर्ग होता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? लगता है किसी ने हमारा पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं। क्या है कि जिले के हर स्कूल में जो मिड डे मील जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा है। क्या है कि गरीब बच्चों को हम बहुत फील करते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम और सरकार मिल बांट कर काम करें, तभी तो जिले की तरक्की होगी। है होगी कि नहीं होगी? इससे पहले एक चौधरी साहब थे, बड़े अच्छे अफसर थे, हमसे बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने। कोऑपरेट? हाँ हाँ, ऐसा है कि
आप हमसे कोऑपरेट करेंगी तो सारे जिले में खुशहाली होगी और हम रोज आपको एक कनस्तर दूध दे दिया करेंगे और महीने के अंत में ये मलाई का डब्बा भी दीजिए। तुम्हारे इस पाप के पैसों पर थूक अपना ये काला धन उन ऑफिसर्स को दिखाना जो तुम्हारे तलवे चाटते हो। सत्या सिंह चौहान बिकाऊ नहीं। गलती हो गई मैडम जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए आइडिया दिया था। हाँ? नालायक बेइज्जती करवा दी हमारी। माफी मांग। अरे इतना ऑनेस्ट अफसर का इज्जत करना नहीं आता है, नालायक कहीं का। अरे ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह वाह, ये आपका मुन्ना है ना? नमस्कार मैडम जी, चलते। मैडम एक बार और सोच लीजिए। दुबे, मैंने सोच लिया है, मुझे पूरा टास्क फोर्स चाहिए, मुझे इस रेट में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। सर, आप यहाँ, आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ गई होती। तुम्हें बुला लिया होता? तुम सुनती हो आजकल किसी की? तुम्हें चार्ज लिए सिर्फ 1 महीना हुआ है और उसी में तुमने पूरे जिले में बवाल मचा दिया है। पिछले 1 साल की पोस्टिंग में मुझे उतने फोन नहीं आए जितने तुम्हारे चार्ज लेने के बाद आए हैं। मैं लिख कर देता हूँ। तुम ये जो सब कांड कर रही हो ना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बंद कर दो सब कुछ। ठीक है सर, ये लीजिए, इस पे लिख दीजिए कि मैं जो भी एक्शन ले रही हूँ उसे बंद कर दूं, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। सत्या, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? सर, इतना डर तो मैंने उस माखनलाल की आंखों में भी नहीं देखा जितना मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ। सर, हम सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो गुंडे हैं, उन्हें हमसे डरना चाहिए, हमें उनसे नहीं। मैडम जी, आपने खामखा का सरदर्द पाल रखा है। आप ये जो सब सामान जब्त करवा रही है ना, माखनलाल के यहाँ से 2 फोन जाएगा मंत्रियों का, फिर खुद ही आप ये सब सामान रिटर्न करवा दें। मतलब आप लोग जो ये खुलेआम धांधली करते हैं, इस बात का बहुत घमंड है? नहीं जी, शराफत का चोला तो सिर्फ आप जैसे अफसरों ने पहन रखा है। हम भी ईमानदारी से धंधा करते हैं। बेईमानी तो माखनलाल करता है, वही मिलावट करता है। मैडम, वैसे भी हम पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते ना। माखनलाल का सारा कच्चा चिट्ठा जानते हैं हम, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते कि वो हमको जान से मार देगा। इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं मैडम, आप संभल कर रहिएगा। हेलो, क्या? हाँ भाई साहब, आदि आपके घर पे है? क्या कहा? नहीं है। हाय हाय, कहाँ गया मेरा बच्चा? 3 घंटे हो गए, बच्चा घर नहीं आया।
माँ आप शांत हो जाइए, मैं कॉल कर रहा हूँ ना। हेलो, हाँ शर्मा जी, रोहित घर पहुंचा क्या? हाँ पहुंच गया। अच्छा, आदि भी उसी के साथ है क्या आपके घर पे? नहीं, आदि तो नहीं आया घर पे। आदि घर पे नहीं है? शर्मा जी एक काम कीजिए ना, प्लीज रोहित से पूछिए ना कि उसने आदि को स्कूल बस में बैठते हुए देखा था। बेटा, आदि को स्कूल बस में बैठते हुए देखा था क्या? नहीं, उसने नहीं देखा। क्या कहा? नहीं देखा बैठते हुए? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया हमारा आदि? अगर आदि बस में चढ़ा है तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुंचा? फिर वो गया कहाँ? छोटा बच्चा कहाँ जा सकता है? हेलो, अर्नब, हाँ? आदि को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब ना उन खतरनाक गुंडों से भिड़ने के पहले सोचना चाहिए था। मेडल लेने का बहुत शौक है ना तुम्हें, ले लो। और तुम्हें ना अपनी ईमानदारी का गुमान हो गया है, और तुम्हारी इस ईमानदारी की चक्की में मेरा पोता पिस रहा है। अच्छा होता अगर ये यहाँ आई ना होती। माँ क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप सारा इल्जाम सत्या पर क्यों लगा रही हैं? अगर आपका पोता खोया है तो सत्या भी आदि की माँ है, मैं उसका पिताजी, मुझे भी उसकी उतनी फिक्र जितनी आपको है। इस वक्त सत्या पे क्या बीती है आप जरा सोचिए, उस पर इल्जाम मत लगाइए। मैडम हमने पूरा फोर्स लगा दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया है? फिरौती? इस इलाके में पैसों के लिए बच्चों का अपहरण करना काफी आम क्राइम है। आई एम सॉरी सर, हमें फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदि सही सलामत वापस आ जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैडम 80% केसेस में बच्चे नहीं, उनकी लाश मिलती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अर्नब, ये मैंने क्या कर दिया? सत्या, सत्या तुमने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे आदि को। तुम अपने आप को संभालो। कहीं से भी उसे ढूंढ के ले आओ। गाड़ी किसकी है? चल बेटा, अपनी मम्मा के पास जाओ जाओ जाओ। आदि, अरे आदि बाबा है ना, हमको रास्ते में मिल गए। क्या है कि आदि बाबा जहाँ पढ़ते हैं वहाँ हमारा मुन्ना जी भी पढ़ता है, तो हमने सोचा इनको आज घुमा लाएं। अब आप लोगों के पास तो टाइम होता नहीं, क्योंकि आप लोग तो छापेमारी में बिजी रहते हैं ना। अरे हाँ मैडम जी, आपको बधाई भी देना था कि आप छापेमारी बहुत कमाल की करती है, और एक सलाह भी देना था मुफ्त में। वो यह है कि माता पिता को अपने काम में इतना मशगूल नहीं होना चाहिए कि उन्हें ये भी पता ना रहे कि उनका बच्चा कहाँ है, किस हाल में। देखिए ये जिला सेफ नहीं है, यहाँ बहुत ही अतरंगी और दबंग टाइप के गुंडे घूमते रहते हैं। क्यों भाई लवली, वो 4 साल पुराना वाला किस्सा याद है ना, श्रीवास्तव जी का? एक श्रीवास्तव जी थे, आप की तरह निडर
ईमानदार अफसर, उनका भी एक बच्चा था आपकी मुन्ना की तरह। एक दिन स्कूल जा रहा था और लौट के ही नहीं आया। अब श्रीवास्तव जी परेशान हो गए कि करे तो करे क्या। पूरा पुलिस फोर्स झोंक दिए, चारों तरफ नाकेबंदी कर दी, अफरा तफरी मच गई, लेकिन बच्चा लौट के नहीं है। और शाम को देखते हैं क्या खबर आई, गोमती के पास एक बस्ते को कुत्ते सूंघ रहे थे। बस्ता खोला तो देखते क्या है, श्रीवास्तव जी की बच्चे की लाश थी उसमें। बहुत दुख हुआ हमको श्रीवास्तव जी। तो मैडम जी अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा, कहीं ये छापेमारी के चक्कर में कहीं एक दिन आपका बच्चा श्रीवास्तव जी के बच्चे की तरह, समझ रही है ना आप? और इस बार आपके बच्चे को हम पूरा सिनेमा दिखाएंगे द एंड तक। नमस्कार, चलते हैं, गुड नाइट। चलो भाई। सत्या, ये माखनलाल सही आदमी नहीं। अर्नब, मैं जानती हूँ मुझे जो कुछ भी करना होगा अब बहुत सोच समझ कर करना होगा, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ूंगी। सत्या एक अफसर बनने पर पहले एक मां थी, और माखनलाल ने वहीं पर वार किया जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंची। एक मां के लिए इस दुनिया में उसके बच्चे से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं हो सकता, और माखनलाल ने उसके बेटे को गायब कर उसे एक ऐसा दृश्य दिखा दिया जिसे कोई भी मां महसूस नहीं करना चाहेगी। वैसे तो सत्या एक बहादुर और जाबाज अफसर थी, लेकिन एक मां के नजरिए से वो इतना कठोर नहीं हो सकती कि अपने फर्ज के चलते अपने बेटे की जान दांव पे लगा दी। सत्या ने माखन के कारनामों को देखकर अनदेखा कर दिया और माखनलाल का धंधा फिर से चलने लगा। बच्चे को खोने के डर ने सत्या की अंतरात्मा को हिला के रख दिया था। लवली सिंह, लगता है मैडम जांच पड़ताल के लिए आई हैं। चलो। ओह नमस्कार मैडम जी, धन्यवाद कि आपके दर्शन हो गए। और सुनाइए, आदि बाबा कैसे हैं? अरे हाँ, इस बार हमने सोचा है कि 26 जनवरी की परेड में आपके कार्यों को लेकर आपको सम्मानित किया जाए। और हाँ, और वो सरकार की तरह हम तांबे का मेडल नहीं देंगे आपको, एकदम खरा सोना देंगे। हाँ, प्योर गोल्ड। लवली, देखिए मैडम तो नाराज होकर चली गई। सियानी बिल्ली माखनलाल बच्चन का खम्मा नोचे, खुद दुनिया के भाग गई है। मैडम जी, क्या हुआ? वो स्कूल के बच्चे दूध पी के एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे हैं और प्रॉब्लम हो गई है। भैया जी, मुसीबत हो गई। दूध में पता नहीं क्या था, दूध पीकर बच्चे बीमार पड़ रहे थे। अरे ये बुढ़वा है ना हमारा लवली सिंह, 1000 बार समझाया है कि दूध में यूरिया नाप के डाल, लेकिन मानता कहाँ है। अब बन गया ना दूध जहर। आप चिंता नहीं कीजिए, हम मैटर संभालते हैं।
प्रिंसिपल साहब, ये क्या है ये सब? मैडम जी पता नहीं, सब ठीक चल रहा था। बच्चों ने खाना खाने के बाद दूध पिया, फिर एक एक करके बीमार पड़ने लगे। अचानक एक लड़का गिरा और मेरे आते आते वो मर गया। एक बच्चा मर गया? मैडम जी, एक नहीं 6 बच्चे मरे अभी तक और 20 बच्चों को अस्पताल लेकर गए। 20 बच्चे? देखा, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मेरे लाख समझाने के बाद भी आप लोग नहीं सुधरे। मुझे इसी बात का डर था। मैडम, हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। इस गाड़ी में ले जाओ और सुनो, जरूरत पड़े तो बड़े अस्पताल में भर्ती करा देना। बात कर लूंगी मिनिस्टर साहब से। चलो चलो बच्चों को लेकर संभालो अपने आप को, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तू समझती है? तू नहीं समझती है। तू जानती है इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ किस चीज का होता है? ये अपने छोटे मासूम बच्चे की लाश उठाने का। दुनिया में इससे बड़ा बोझ किसी चीज का नहीं है। अरे मैंने तो अपने मौलवी को पढ़ाई करने के साथ साथ सोचा था कि एक वक्त का खाना भी मिलेगा, लेकिन वो मुझे क्या पता कि तुम लोग लालच में आकर मेरे बेटे को दूध में जहर डाल के मार डालोगे। उस दूध में जहर था। तू भी तो एक बेटे की माँ है ना, तो तूने मेरे बेटे को कैसे मरने दिया? कैसे मरने दिया तूने मेरे मौलवी को? ये क्या कर रही हैं आप? आदि बेटा, दूध पी लो। आदि, ये क्या किया तुमने? आदि दूध नहीं पिएगा आज से। मैडम जी पता नहीं, सब ठीक चल रहा था। बच्चों ने खाना खाने के बाद दूध पिया, फिर एक एक करके बीमार पड़ने लगे। अचानक एक लड़का गिरा और मेरे आते आते वो मर गया। क्या हुआ? पता है अर्णव, मुझे इंजीनियरिंग में इतने अच्छे मार्क्स मिले थे कि मैं चाहती तो कोई भी नौकरी कर सकती थी, और वो भी ऊंची सैलरी। पर मैंने ना सिविल सर्विस ज्वाइन करने की ठानी, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहती। कहते हैं कि एक इंसान शुरू करे, काफिले बनते जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने लोगों के लिए, इस देश के लिए कुछ करूं। मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ बदल दूंगी, बस एक इंसान शुरू करे, काफिले बनते जाते हैं। मैं सचमुच सब कुछ बदलना चाहती थी, पर ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बदल पाई। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को सलामत रखने के लिए मैं दूसरों के बच्चों को जान से जाते देखती रही। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता,
और मैंने आंखें घुमा ली। मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई थी उस माखन लाल से। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं सोचती हूँ अब मैं रिजाइन कर दूं और हम दिल्ली चलते हैं। मुझसे नहीं होगा अब ये सब, मैं नहीं कर सकती। बोलिए सत्या, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। मैं आज तक कभी तुम्हें रोका नहीं और ना ही कभी रोकूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कब प्यार हुआ? कॉलेज में स्ट्राइक थी और तुम बेझिझक बेखौफ प्रिंसिपल सर के कैबिन में घुस गए और तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, प्रिंसिपल सर ने अपने करतूतों के लिए सबके सामने माफी मांगी। उस वक्त तुमने कुछ नहीं सोचा। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे माँ बाबूजी, कुछ नहीं। तुमने कुछ गलत देखा और तुमने वही किया जो सही। मैंने उस शेरनी से प्यार किया, लेकिन आज जो लड़की मेरे सामने बैठी है ये वो शेरनी नहीं है, क्योंकि मेरी शेरनी कभी भी कुछ गलत नहीं देख सकती। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच के लिए लड़ी। डरो मत, पीछे मत, डट कर लड़ो उस माखन सिंह के साथ। और रास्ते में अगर तुम अपने आप को कभी अकेला समझो तो सिर्फ पीछे मुड़ के देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जी, मुझे इस माखन लाल के सभी धंधे बंद चाहिए। उसके तबेले, गोडाउन, हर चीज को सील कर दो। और हाँ, स्कूल के इर्द गिर्द ना तो माखन लाल और ना ही उसका कोई आदमी नजर आना चाहिए। 11 बच्चों की मौत का अकेला जिम्मेदार है वो। अरे तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, तेल ले रहे हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा लिखो, समझे? साला हमको कानून सिखाता है? और दूध में यूरिया कैसे ज्यादा हो गया है? तुम लोगों को मिलाना भी ठीक से नहीं आता है। सारा रायता फैला दिया। आइए आइए मैडम जी, आइए। धन्यवाद क्या हमारे घर पधारी है। लवली, जाकर एकदम ताजा लस्सी लेकर आओ। हाँ, और भाभी से कहना जो दुबई से बादाम मंगाए ना वो डाल के भेजें। अरे साक्षात दुर्गा जी पधारी हमारे घर में। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं यहाँ किसी और मकसद से आई हूँ। अरे मैडम जी, हमको पता है आप यहाँ किस वजह से आई। स्कूल में जो कांड हुआ ना उसका हमें बड़ा खेद है। अरे हम सबसे पहले मंत्री जी को फोन लगा कहे कि मुआवजा अनाउंस करो 1-1 लाख रुपया। अब बताइए, उन बच्चों के माँ बाप की दिवाली हो गई, सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। अब ऐसे भी गरीबों के 4-5 बच्चे होते हैं, एक आध ना रहे तो क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। फर्क पड़ता है। तेरे मरने से शायद तेरे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन माँ बाप को फर्क पड़ता है। अरे कैसी बात कर रही है मैडम जी आप? डीसीपी साहब, अरे पूरा पलटन लेके आई हैं आप तो, हैं? अरेस्ट हिम। ये आदमी पागल कुत्ता है और पागल कुत्ते का कोई इलाज नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, उसे गोली मार दी जाती है। ये आदमी किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। अरेस्ट करो। ये लवली, ये मैडम हमको क्या बोल गई? कुत्ता? कुत्ता ना भैया जी, पागल कुत्ता। अब तक आपने देखा कि आईएएस ऑफिसर सत्या सिंह चौहान ने अपनी नई तैनाती में जब मिड डे मील स्कीम डिपार्टमेंट का कार्यभार संभाला तब पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और इस विभाग में माखनलाल की तूती बोलती थी। और माखनलाल कोई मामूली इंसान नहीं था। हर स्कूलों में मिलावटी खाना बांटने का काम उसी का था और मिलावट का ये काम कोई रात के अंधेरे में चोरी छिपे नहीं होता था, बल्कि दिन के उजाले में कई अफसरों की देखरेख में होता था। और मिलावट का ये गोरख धंधा सत्या के आने से बंद हो गया था। सत्या एक ईमानदार अफसर थी और ईमानदारी माखनलाल जैसे लोगों को कहाँ रास आती। अफसरों को या तो खरीदा जाता है या उन्हें डराया धमकाया जाता है, लेकिन सत्या ना तो बिकाऊ थी और ना ही किसी से डरने वालों में से थी। तो माखनलाल ने उसके बेटे को अगवा कर कुछ देर के लिए सत्या का मुंह बंद कर दिया, लेकिन जहरीला दूध पीने से 11 बच्चों की मौत के बाद सत्या की चेतना जाग चुकी थी और अब उसने तय कर लिया था कि वो माखनलाल के साम्राज्य को खत्म करके ही रहेगी।
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में उस भेड़िए माखन लाल को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने में कामयाब रहोगी। वेल डन सत्या, प्रीटी वेल डन। गुस्ताखी माफ, पर आपने ही कहा था ना बदलाव नहीं लाया जा सकता। सर, सच तो ये है कि सही करने की चाहत होनी चाहिए। बदलाव का क्या है, वो तो हो जाता है, बस उसे बदलने वाला चाहिए। तुम्हें कितने साल हुए सर्विस में? सर 10 साल। 10 साल? मुझे 33 साल हुए। मैं अगले साल रिटायर होने वाला हूँ। मैंने अपने 33 साल के करियर में इस तरह के कई माखनलाल देखे। जानती हो, जब मैंने नया ज्वाइन किया था मेरे अंदर भी यही आग थी। मैं भी कूद पड़ता था। मैं भी समाज को बदलना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जिस समाज को मैं बदलने की कोशिश कर रहा था वो इन्हीं गुंडों के बल पर धीरे धीरे बदल चुका था। और मेरी लड़ाई बिल्कुल अकेली रह गई। सर, ईमानदारी की लड़ाई इतनी आसान तो होती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं माखनलाल के पेरोल पे हूँ? जानते हो, जो मलाई का डब्बा तुम्हारे पास आया था वही मलाई का डब्बा मेरे पास भी आया था। मैंने अपने 33 साल के करियर में 1 रुपया किसी से रिश्वत नहीं लिया। लेकिन मिस सत्या सिंह चौहान, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ ईमानदारी की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जिंदा भी रहना पड़ता है। चलो चाय पीते हैं, आओ चलो। भैया, टमाटर कैसे हैं? 20 रुपए किलो। अच्छा। सत्या यार, तुम भी कमाल करती हो। तुम्हें कब से सब्जी खरीदने का भूत सवार हो गया? मुझे कह दिया होता, मैं लेकर आता। तो इसमें क्या है, मेरा घर है, परिवार है, क्या मैं उनके लिए खाना नहीं बना सकती? और वैसे भी आज छुट्टी है, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाऊं। बस 1 किलो टमाटर देना भैया। अबे अच्छे निकाल के देना। भैया दे दो यार, क्या हो गया? ओ भैया, क्या हो गया इसे? प्रणाम मैडम जी, प्रणाम। अरे रीता, आप हमें देखकर खुश नहीं? आपको क्या लगा हम तो काले पानी से जाओगे, हम कभी लौट के नहीं आएंगे। और वो अपने क्वालिटी वाली रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे हमारा दूध तो एकदम सही था। अरे वो बच्चा लोग तो ऐसा ही मर गया। अर्नव बाबू, अपना मिसेज थोड़ा कंट्रोल रखिए। बकवास बंद कर। अरे बकवास नहीं कर रहे हैं हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं। अरे कितना बार आप मिसेज को कहा हमने कि भाई कोऑपरेट कर लो, मानती ही नहीं है। झंडा लेके दौड़ रही है आगे आगे। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। क्या हुआ? अरे हम जेल से मुक्त हो गए हैं। और क्या कहा था आपने? कुत्ता है हम। आपको गलत फहमी है, हम सिर्फ भौंकते नहीं है, काटते भी हैं। ऐसा नहीं मानेगा। रुक, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे पुलिस को फोन करने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से ना कोई आएगा ना जाएगा। अभी आप हमें जानती नहीं, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार सकते हो, मैं मरने से नहीं डरती। अरे हम पूरक हैं क्या? पूरक हैं तो सरकारी अफसर को मार देंगे, तो फिर उस मारने में मजा कहाँ जिसमें सामने वाले को दर्द ना हो। अरे मजा तो तब है कि सामने वाला जिंदा रहे और पल पल मरता रहे। आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। अर्नब जी हमारे स्टेट के एक होनहार इंजीनियर थे और आपकी बहू भी एक हमारी होनहार ऑफिसर है। हम आपके दुख में आपके साथ। ये हमारी तरफ से तुच्छ सा चेक, इसे स्वीकार कीजिए। देखिए, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सत्या जी को भी इस तरीके से गुंडों के साथ भिड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब उनके किए की सजा आपके बेचारे बच्चे को भुगतनी पड़ी। हमें नहीं ना तो आपकी सहानुभूति
ना तो इस तुच्छ चेक की जरूरत है, और आप इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि हम अपने बेटी की मौत के लिए अपनी बहू को जिम्मेदार मानते हैं। अर्नब को अपनी सत्या पर और हमें अपनी बहू पर गर्व है। माखन लाल जैसे गुंडों से लड़कर मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है, और हम उसकी मौत को कभी जाया नहीं जाने देंगे, याद रखिएगा। क्या बकवास है? एक खूनी के खिलाफ आपने रॉबरी का केस बनाया है? कैसे रॉबरी? मेरी आंखों के सामने हरे बाजार में माखन लाल ने सबके सामने मेरे पति का खून किया है। बड़े बाजार में वो आप कह रही है, जब वहाँ पे मैं गवाह ढूंढने गया था तो एक गवाह तक नहीं मिला। उस बाजार में सीसीटीवी कैमरा भी है। जब हमने फुटेज मंगवाया तभी पता चला कि कैमरा 2 घंटे तक बंद था, और आप कह रहे कि माखनलाल ने खून किया। जेल के रिपोर्ट्स में कुछ और कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि माखनलाल अर्नब के कत्ल के 2 दिन के बाद ही रिहा हुआ। अभी आप ही बताइए, अब मैं एक केस कैसे बनाऊं जब ये केस निचले थाने से आया है। सत्य जी, हम जैसे अफसर तो सिस्टम को बदलना यानी कि बहुत ही मुश्किल है। उल्टा इस गंदगी में दस्ते चलने जा रहे हैं। माखनलाल जैसे लोगों ने इस पूरे सिस्टम को खरीद रखा है। ये पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। आई एम सॉरी, मैं चाहते हुए भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मम्मा, पापा का घर वो सचमुच मर गया? आदि बेटा, जाके दद्दू जी के साथ सो जाओ। रो मत बेटी। और मैं थक चुकी हूँ। ये जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती की वजह से हुआ। आज मेरी ही वजह से अर्नब हमारे बीच में नहीं है। बेटा, ये सब तू अपनी जहन से निकाल दे। मंत्री के सामने जो भी मैंने कहा सिर्फ उसे सुनाने के लिए नहीं कहा। पापा और मैं ये मानते भी हैं, और इन सब बातों को छोड़ने की सोचना भी मत। तू इस लड़ाई में बहुत आगे आ चुकी है। कुछ मुड़ के मत देखना बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। आज जो लड़की मेरे सामने बैठी ये वो शेरनी नहीं है, क्योंकि मेरी शेरनी कभी भी कुछ गलत नहीं देख सकती। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच के लिए लड़ी। डट कर लड़ो उस माखन सिंह के साथ, और रास्ते में अगर तुम अपने आप को कभी अकेला समझो तो सिर्फ पीछे मुड़ के तुम हमेशा मुझे पाओगे। सत्या एक ईमानदार अफसर थी जो सिस्टम में बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसका सामना एक भ्रष्ट इंसान माखनलाल से हुआ। ये आदमी किसी दानव से कम नहीं था। ये सत्या के हर मोड़ पर रोड़े डालता गया। इसने मिलावट करके 11 बच्चों को मौत की घाट उतार दी, लेकिन इसके धमकाने के बावजूद भी सत्या डरी नहीं और आखिरकार उसे जेल भेजकर ही राहत की सांस ली। लेकिन उसे जरा भी ज्ञात नहीं था कि माखनलाल जैसे लोग कानून को तोड़ मरोड़ कर उल्टा कमजोरों के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल करते हैं। उसे लगा कि माखनलाल को जेल भेजकर उसे छुटकारा मिल गया, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। माखनलाल ने इस अपमान का बदला उसके पति को मार के लिया, जो सत्या की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसे लगा कि उसने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, लेकिन माखनलाल को अंदाजा नहीं था कि इस घटना ने सत्या के हौसले और भी बुलंद कर दिए। उसने ठान लिया था कि वो माखनलाल जैसे शैतान का नाश करके ही रहेगी। देखिए रुबल सिंह जी, आप ही एक ऐसे इंसान जो उस दानव को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। आपके पास उसके काले धंधे का पूरा कच्चा चिट्ठा है, वो आप मुझे दे दीजिए। बस एक बार किसी भी तरह ये सब कुछ कोर्ट में सबमिट हो जाए, फिर उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात है मैडम, बुरा तो नहीं मानेंगे, याद है
पिछली बार जब आप आई थी तो आपके मांग में सिंदूर था, और अब ये सब माखन लाल का किया जा रहा है मैडम। मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। रूबल जी, आपको मेरी सोनी मांग तो दिखाई दे रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन माओं की सोनी गोद को भी देखिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए आपके मिलावटी खाने की वजह से। आप अपने पापों से मुंह तो मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने फर्ज से नहीं। एक काम कीजिए, किसी दिन आप अपने बच्चों से आंखें मिलाइएगा और फिर सोचिएगा कि आज यदि आपके बच्चे सही सलामत हैं तो सिर्फ इसी वजह से कभी किसी सत्या सिंह चौहान ने किसी माखन लाल को रोका था और उसकी मदद किसी रूबल सिंह ने की थी। आपके सब ठीक है? जी मैडम। सब चेक किया है? हाँ हाँ। हेलो रूबल जी। जी मैडम। इतनी देर रात आपने फोन किया, सब ठीक तो है? नहीं मैडम, लेकिन अब सब कुछ ठीक करना है। मैं आपकी मदद करूंगा मैडम। मैं माखन लाल के हर धंधे का सबूत आपको दूंगा, जिससे इस जन्म में उसको जेल में डालने के लिए आपको आसानी होगी। ये तो तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। थैंक यू सर। माखन लाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, गुड। बट आई होप सत्या तुम अपनी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती हो। तुम्हें किसी भी तरह उस रूबल सिंह को जिंदा रखना है। मैं जानती हूँ सर, और इसके लिए मैंने डीसीपी साहब से बात भी कर लिया है। उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि रूबल सिंह को पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, और उन्होंने मुझे श्योर किया है कि रूबल सिंह वाली बात किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। गुड, ओके। हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त। अरे लवली, ये तुम्हारे भाभी के लिए हैं, और ये पीली वाली हमारी गर्लफ्रेंड के लिए। ए, तुम भी कुछ ले लो ना लवली। कहाँ मजाक करते हैं भैया जी, हम क्या साड़ी पहनते हैं? अरे हमको पता है तुम साड़ी नहीं पहनते हो, लेकिन हमको ये भी पता है कि दरभंगा में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए ले लो। भैया जी हम साड़ी नहीं पहनते। ये क्या हुआ? रूबल सिंह हमारे खिलाफ गवाही देगा। अब तेरी, अब ये औरत हमसे और कितने पाप कराएगी। ये सीधा साधा आदमी भी अब हमको मारना पड़ेगा। भैया जी हम तो कहते हैं इस औरत को ही मार दो। ठीक कह रहा हूं लवली, ये चोर पुलिस का खेल बहुत हो गया। हिमा, आज रात ये रूबल सिंह का बैटरी सॉल्व कर दो, और अगर वो लेना तो उसे भी उड़ा देना। समझ गए? अरे दुबे जी, आप अभी तक यहीं हैं। सॉरी, भूल गए हम। ये रखिए। रखिए। ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखिए। हाँ, पहले रूबल सिंह का सरकार दें, फिर आपके सर के बारे में सोचते हैं। हेलो मैडम, आप मुझे पुराने हाईवे पर 3 नंबर मोड़ पर मिलिएगा। और देखिएगा मैडम, ना आपके साथ कोई पुलिस होगी ना कोई और होगा। इस क्षेत्र का हर आदमी बिका हुआ है मैडम। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है, और हाँ, वही मिलकर मैं आपको सारे पेपर्स दे दूंगा। ठीक है,
मैं आधे घंटे में अकेले पहुंचती हूँ। जी ठीक है मैडम। आईएएस ऑफिसर सत्या सिंह चौहान ने जिस नई जगह अपना कार्यभार संभाला था, वहां माखनलाल बच्चों की जान से खेलकर मुनाफे के लिए मिलावट करता था। उस जगह सत्या ने एक लंबी दूरी तय कर दी थी। माखनलाल का मिलावट का धंधा जोरों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सत्या आती है, उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। लेकिन माखनलाल ने भी उसके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया था। लेकिन सत्या डरी नहीं, पर पति की हत्या के बाद वो अंदर से हिल गई थी। ऐसे में उसके ससुराल वालों ने ही उसकी हिम्मत बढ़ाई। तो सत्या ने ठान लिया कि अपने पति के बलिदान को वो व्यर्थ नहीं जाने देगी। और आज रात वो माखनलाल के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी में थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी और रुबल की मुलाकात जो बस उन दोनों के बीच के राज की बात थी। इस राज का पता माखनलाल को भी चल गया था। अब ये कहानी एक अंत पे आने वाली थी, लेकिन सवाल ये था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध की इस लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होती। माफ कर दो भैया, उस औरत की बातों में आ गए भैया। हम कौन है तुम्हें माफ करने वाले? भैया जी ने कहा है कि वो पक्का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, तो देखेंगे हैं? नहीं भैया, रुको रुको रुको। देखो भैया जी, लाइव टेलीकास्ट। अभी भैया जाने दो लवली भैया। ए रूबल, अरे कहाँ तुम एक औरत की बात में आ गए भाई? हैं? अरे तुम हमारे मन के कितने करीब से जानते हो? हैं? ए लवली, भैया जी, रूबल जो है हमारे बहुत करीब था। इसको ऐसे मारना जैसे सुसाइड लगे। अरे बिल्कुल भैया जी। तो तुमको दिखाया था ना अंग्रेजी फिल्म में, वो ऐसा गर्दन दबाते हैं, खींचते हैं, आंख बाहर निकल आता है, समझ रहे हो ना? ऐसे मारना। हाँ भैया जी, एकदम इसका जवान ही ऐसे बाहर आ जाएगा। ये देखा भैया जी, भीमा तेरी फोन पकड़ा। माफी दे दो। ए रूबल, ज्यादा छटपटा मत। ए लवली, आराम से मारना, धीरे धीरे। ए जी आइए ना, कब से आपके लिए चाय बना कर रखे हैं। क्या रहे हैं? भैया जी हमारे दो बच्चे हैं भैया जी। भैया जी देखो भैया जी, तो कैसे छटपटा रहा है।
क्या है ये सब? लवली का फोन काहे नहीं लग रहा है? हैं? लवली जो है, कहीं इसका फोन खराब तो नहीं हो गया? फोन खराब नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब है। अरे हमारी किस्मत खराब नहीं है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। इतना बार सर कुचल चुके हैं, फिर भी डसना नहीं छोड़ रही, मचल रही है डसने के लिए, है? हाँ, और इस बार डसे बगैर चैन से बैठूंगी भी नहीं। क्या साहब, आप तो समझदार आदमी, कहाँ इस पागल औरत के चक्कर में पड़े हुए? आपने हमको 1 महीने की जेल करवाई, अब वहां से पिकनिक बनाकर वापस आ गए। अब आप तो कानून जानते हैं ना कि कानून में क्या है, जिसके पास सबूत हो, गवाह हो, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं आप। और ना आपके पास सबूत है और ना कोई गवाह है। बोलिए, तुमसे किसने कहा कि हमारे पास सबूत और गवाह नहीं है? हाँ दुबे बोलो। मैडम जी, माखन को पता चल गया है कि रूबल उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। उसने हाईवे की तरफ लवली को भेजा है, हो सके तो उसे बचा लीजिए। दुबे जी, आप ये सब हमें बता रहे हैं? मैडम जी, आप इतना सब खोकर भी डटी रही, मैं मना नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत ने मेरा जमीर जगा दिया। आखिर ऊपर जाके हमें भी मुंह दिखाना है। थैंक यू। तुम ठीक हो ना रूबल? रूबल, रूबल, तुम ठीक हो ना? रूबल, चौंक गए ना? चौंको मत। ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है ना, तो दूसरा खोल देता है। तुम ऑफिसर्स को तो खरीद सकते हो, पर इनके जमीर को नहीं मार सकते। माखन लाल, तुम मेरे जैसे लोगों को डरा सकते हो, लेकिन इस सत्या को नहीं। इसने मरे हुए जमीरों को भी जिंदा कर दिया है। ये आगे क्या चल पड़ी, पीछे कारवां जुड़ता गया। तुम्हें भौंकने का बड़ा शौक था ना? याद है मैंने क्या कहा था कि पागल कुत्ते को मारना ही पड़ता है। अब सारी जिंदगी जेल में रहकर भौंकते रहो, तेरी कोई आवाज भी नहीं सुनेगा। अब भौंक। चलो अरेस्ट करो। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। इतिहास गवाह इस बात का कि बहादुर स्त्रियों ने समय समय पर देश का मान बढ़ाया, कि चाहे वह झांसी की रानी हो या सत्या सिंह चौहान जैसे जाबाज अफसर। इनका बलिदान बेमिसाल है। जहां में एक सच्चे अफसर की तारीफ करनी चाहिए, वह उनके परिवार के बलिदान को भी नहीं भूलना चाहिए। ये इस युद्ध के वो अज्ञात नायक है जो युद्ध इनके परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा होता है। भ्रष्टाचार को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई सत्या जैसी बड़ी लड़ाई लड़े। हर एक इंसान अपने तरीके से छोटे स्तर पर अपने काम के लिए किसी भी तरह की रिश्वत ना देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है। अगर हमें कुशल भारत चाहिए तो पहले भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।